वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशु। 69 बीपीएससी पीटी के लिए घटना चक्र से सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 5 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 4 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहेगी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर रहेगी 7%। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय है 1.97 लाख। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृतकाल के दौरान मार्गदर्शन हेतु कितनी प्राथमिकताएं तय की गई है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 प्राथमिकताएं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में पहला अग्रिम अनुमान के अनुसार देश की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 से लेकर 6.8% तक। केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में पहला अग्रिम अनुमान के अनुसार देश की जीडीपी वृद्धि दर रहेगी 6 से लेकर 6.8% तक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में प्रति व्यक्ति आय के अनुसार शीर्ष राज्य कौन से हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा राज्य। गोवा के बाद हो जाएगा सिक्किम, फिर सिक्किम के बाद हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत में निर्यात की शीर्ष 3 वस्तुएं परसेंट के रूप में कौन से हैं। तो दोस्तों वह वस्तुएं हो जाएंगे पेट्रोलियम उत्पाद व कच्चा तेल, फिर इसके बाद हो जाएगा रत्न एवं आभूषण, फिर इसके बाद हो जाएगा मनीषरी एवं उपकरण। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2023 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का अस्थायी सदस्य बना है। तो दोस्तों वह देश हो जाएगा ईरान। ऑप्शन नंबर डी। जुलाई 2023 में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों के 23वें शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान एससीओ का 9वां सदस्य देश बना। एससीओ की स्थापना वर्ष 2001 में शंघाई चीन में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक मोदी शिपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसने लिखी है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पुस्तक मोदी शिपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लिखी गई है एस जयशंकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखी है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सज्जन सिंह यादव। पुस्तक इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक लिखी गई है सज्जन सिंह यादव के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन हैं। उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक हैं खुशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है। बिहार मिलेट्स प्रदर्शनी एवं सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोजपुर में। अगला प्रश्न है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 पदक। अक्टूबर 2022 को संपन्न 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार ने कुल 2 कांस्य पदक जीते एवं पदक तालिका में 31वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में बिहार की रैंकिंग क्या रही। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में बिहार की रैंकिंग रही अंतिम से दूसरा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2023 में कौन इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स फर्गुसन जिम स्केवा। अगला प्रश्न देखते हैं। आईआईटी पटना में कौन सा कंप्यूटर
कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा? IIT पटना में जो सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा वह सुपर कंप्यूटर है परम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, के विनोद चंद्रन जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 2021-22 में बिहार को कौन सा ग्रेड प्राप्त हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आकांक्षी 2। अगला प्रश्न देखते हैं, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में जो विकल्प सही है वह है ऑप्शन नंबर सी, बिहार ने प्रतियोगिता में 2 पदक जीता है, जो कि सही बात है। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात तथा नई दिल्ली में किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में किया गया। प्रतियोगिता में सर्विसेज ने 61 स्वर्ण सहित सर्वाधिक 148 पदक जीते। बिहार ने इस प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक जीते तथा पदक तालिका में 31वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आचार्य सोमदेव का संबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से है? आचार्य सोमदेव का संबंध है मैथिली भाषा से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के किस जिले में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों वह जिला हो जाएगा बक्सर जिला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जेपी गंगा पथ परियोजना बिहार के किस जिले से संबंधित है? जेपी गंगा पथ परियोजना बिहार के पटना जिले से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में उद्योग विभाग बिहार सरकार के द्वारा कार्य निष्पादन और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों वह जिला है सिवान, ऑप्शन नंबर ए। दिसंबर 2022 में उद्योग विभाग बिहार सरकार ने कार्य निष्पादन और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के मॉनिटरिंग किया, जिसमें सिवान को प्रथम स्थान, पटना को दूसरा स्थान तथा मुंगेर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्टूबर 2022 में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग का अंतिम मॉड्यूल मैकटियन लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह देश है चीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में फीफा फुटबॉल विश्व कप का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मेजबान कतर और किस देश के मध्य उद्घाटन मैच खेला गया? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वह देश है इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर सी। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का उद्घाटन 20 नवंबर 2022 को अल बयात स्टेडियम में हुआ। इस विश्व कप में कुल 32 टीमों ने प्रतिभाग किया। उद्घाटन मैच मेजबान कतर और इक्वाडोर के मध्य खेला गया, जिसमें इक्वाडोर ने कतर को 2-0 से पराजित किया। पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन अरब जगत में किया गया। यह एशिया में आयोजित किया जा रहा है और दूसरा फुटबॉल विश्व कप है। अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेर्पा बैठक 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेर्पा बैठक 2022 से संबंधित सही कथन हो जाएगा 1 तथा 2। यह बैठक 4 से 7 दिसंबर 2022 के मध्य जयपुर राजस्थान में हुई। भारत के G20 शेर्पा अमिताभ कांत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 26 अगस्त 2022 को बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवध बिहारी चौधरी। अगला प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2022 में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका 2 सही है तथा 3 सही है। चलिए देखते हैं, सितंबर 2022 में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 से संबंधित सही कथन हो जाएगा। यह रिपोर्ट के तहत जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है।
और पहला कथन जो कि दिया गया है, यह रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा जारी की गई है, जो कि गलत कथन दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है, न कि विश्व बैंक के द्वारा। और इसमें आपका तीसरा कथन भी सही हो जाएगा। यह सूचकांक भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केवल 2 एवं 3 कथन सही है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गया जिला। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में बिहार का सबसे स्वच्छ शहर हो जाएगा गया जिला। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी को। ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इस पद पर आसीन होने वाली वह प्रथम आदिवासी महिला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या सूर्य के प्रकाश को सीधे रूपायित करने में काम आता है? सूर्य के प्रकाश को सीधे रूपायित करने में काम आता है प्रकाश वोल्टीय सेल तथा सौर उष्मा सेल। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए एम बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट शब्दावली में www में चौथे W से क्या तात्पर्य है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट शब्दावली में www में चौथे W से तात्पर्य है वर्म से। ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेट शब्दावली में www में चौथे W से तात्पर्य वर्म से है। वस्तुतः www में इंटरनेट हेतु प्रयुक्त होने वाला एक प्रारंभिक सर्च इंजन था, जिसका पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब वर्म है। इसका विकास 1993-94 में कोलोराडो विश्वविद्यालय में ओलिवर मैकब्रायन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, IPv6 पतों का साइज है। IPv6 पतों का साइज है 128 बिट्स। ऑप्शन नंबर बी। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 इंटरनेट प्रोटोकॉल का नवीनतम संस्करण है। IPv4 पतों का साइज जहां 32 बिट्स होता है, वहीं IPv6 पतों का साइज 128 बिट्स होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को तथा केवल भाषिक अल्पसंख्यकों को। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए एम बी दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल के शासन काल में प्रशासन द्वारा अधिकतम हिंदुओं को रोजगार दिया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब के शासन काल में। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रथा ली गई थी। अकबर के द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रथा ली गई थी मंगोलिया से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत आता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 117 के तहत। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघीय सूची में शामिल विषयों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए एम बी दोनों सही है। यानी कि डाक व तार तथा स्टॉक एक्सचेंज, यह दोनों आपका 7वीं अनुसूची के संघीय सूची में शामिल हैं। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में विधायी विषयों को 3 अनुसूचियां में विभाजित किया गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत शामिल प्रमुख विषय हैं डाक व तार, स्टॉक एक्सचेंज, प्रत्यार्पण, रेलवे, शेयर बाजार तथा संधि व करार। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य सूची में शामिल विषयों के आधार पर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इसमें आपका राज्य सूची में शामिल हो जाएगा कृषि तथा मनोरंजन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है।
अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। अगला प्रश्न लिखते हैं, भारतीय संविधान की 3य अनुसूची में कौन सा प्रावधान उपलब्धित किया गया है? भारतीय संविधान की 3य अनुसूची में शामिल है संघ के मंत्री पद के लिए शपथ का प्रारूप। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित 6ठी अनुसूची का संबंध किन राज्यों से है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम से। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का संबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1951 में हुआ था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इस अनुसूची में 280 से अधिक विषय हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी तथा पंथ निरपेक्षता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका के विषय में सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही अंतोगत्वा संविधान की उद्देशिका बना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में शामिल हैं। भारतीय संविधान में शामिल हैं 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो दोस्तों वह स्थान हो जाएगा बागोर तथा होशंगाबाद। बागोर तथा होशंगाबाद स्थानों से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में है, बागोर जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखते हैं, आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों इसमें सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 तथा 4 जो कि सही है। आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, जो कि सही है। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, यह भी सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मृत भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है, यह भी कथन सही दिया गया है। दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा, यह लोग चावल से परिचित नहीं थे, जो कि गलत दिया गया है, चावल से परिचित थे। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों वह स्थान है बुर्जहोम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती, इस परिघटना को डैश कहते हैं? तो दोस्तों इस परिघटना को कहते हैं अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। अपवर्तन वह घटना है जिसके कारण प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर
अपने मूल पद से विचलित हो जाती है। अपवर्तन के कारण ही पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अगला प्रश्न है, डैश ठोस शक्तिशाली गुलामी यानी कि स्थिर विद्युत बलों से बंधे धनायन और ऋणायन के 3 त्रिमिमीय विन्यास के द्वारा बने होते हैं। तो दोस्तों वह है आयनिक, ऑप्शन नंबर सी। आयनिक ठोस से ठोस होते हैं जिसके अवयवी कण आयन होते हैं। यह ठोस शक्तिशाली यानी कि स्थिर विद्युत बलों से बंधे धनायन और ऋणायन के 3 त्रिमिमीय विन्यास के द्वारा बने होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया आपको प्राचीन स्थल और एक तरफ दिया गया है पुरावतीय खोज के। चलिए मिलान करते हैं। चलिए आपका मिलान करते हैं। एक का मिलान हो जाएगा 2 से गोदीबाड़ा जो कि लोथल से प्राप्त हुआ है। बी का मिलान हो जाएगा आपका 1 से जूता हुआ खेत कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुआ था। सी का मिलान हो जाएगा 4 से हड़प्पन लिपिन के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। और डी का मिलान हो जाएगा 3 से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति बनवाली से प्राप्त हुई है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वे ट्यूमर जो सामान्यतः अपने मूल स्थान पर सीमित रहते हैं और शरीर के अन्य भागों तक नहीं फैलते और थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें डैश ट्यूमर कहा जाता है। तो दोस्तों उसे कहा जाता है सौम्य ट्यूमर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए तथा अपने उद्योगों के लिए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी की डैश की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गरीबी रेखा पर। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के गरीबी रेखा एवं धन के निष्कर्षण से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का एक बंदरगाह हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे? मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि तथा जीमूतवाहन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ दिया गया है राजवंश तथा और उसकी राजधानी दूसरी तरफ। चलिए मिलान करते हैं। एक का मिलान हो जाएगा 4 से प्रतिहार का कन्नौज से। बी का मिलान हो जाएगा 1 से चोल का तंजौर से। सी का मिलान हो जाएगा 3 से परमार का धारा से तथा डी का मिलान हो जाएगा 2 से सोलंकी का अनियावाल से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष से उलझे हुए थे वे थे। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष से उलझे हुए थे वे थे पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2, 3 तथा 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नामों का कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। आपको इसमें क्रम में सजाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 तथा 4। पहले नंबर पर हो जाएगा चंगेज खां, फिर इसके बाद मोहम्मद गजनबी, फिर इसके बाद मोहम्मद गौरी और लास्ट में हो जाएगा तैमूर। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौगान की कीड़ा के दौरान अव से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से हमीर देव जो कि रणथंभ बोर्ड से संबंधित थे। बी का मिलान हो जाएगा 4 से राणा रतन सिंह चित्तौड़ से। सी का मिलान हो जाएगा 2 से राजा राय रामचंद्र जो कि देवगिरी से संबंधित थे। डी का मिलान हो जाएगा 1 से कर्णदेव गुजरात से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन श्री राजगोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं है? जो कथन श्री राजगोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, उनकी मृत्यु वर्ष 1970 में हुई थी, जो कि गलत कथन दिया गया है। उनकी मृत्यु वर्ष 1970 में नहीं बल्कि वर्ष 1972 में चेन्नई में हुई थी। बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं। वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। वह भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? तो दोस्तों वह शासक थे मुबारक खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? तो दोस्तों वह शासक थे MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 4 से प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि एक्सला ला चैपेल की संधि से अंत हुआ। बी का मिलान हो जाएगा 1 से तृतीय कर्नाटक युद्ध जो कि पेरिस की संधि से अंत हुआ। सी का मिलान हो जाएगा 3 से द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो कि अनिर्णायक युद्ध साबित हुआ। डी का मिलान हो जाएगा 2 से प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? जिन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए वह स्थान हो जाएगा आपका नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच तथा आगरा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है, ए एम बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों कथन गलत दिए गए हैं। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती जो कि अंग्रेजों ने नहीं दी थी। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग यह भी गलत है। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन यह भी गलत है। चलिए देखते हैं, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी, न कि अंग्रेजों की। चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल से ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाना में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपों तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत को देन कोई भी नहीं थी। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों एक तथा 2 दोनों सही है। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना हुआ। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, यह दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जो युग्म सही सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर बी, वांडी वंश का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि सही दिया गया है। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ। वांडी वंश का युद्ध वर्ष 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। चिल्लीवाला का युद्ध जनवरी 1849 में लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था तथा सिख सेना
शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? रणजीत सिंह ने जिस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी वह स्थान हो जाएगा लाहौर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटानोवो के युद्ध में हराया वह कौन थे? तो दोस्तों वह थे सर आयरकुड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों से आधुनिक पद्धति में दूतावास स्थापित किए थे? तो दोस्तों वह थे टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 4 से, इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में हुई थी। बी का मिलान हो जाएगा 2 से, मंगलोर की संधि 1784 में हुई थी। सी का मिलान हो जाएगा 1 से, सालाबाई की संधि 1782 में हुई थी। तथा डी का मिलान 3 से हो जाएगा, मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की थी, जो कि गलत दिया गया है। बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खान को नहीं बल्कि मुर्शिद कुली खान को है। बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर केंद्रीय कारागार में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो दोस्तों वह थे जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1942 में हजारीबाग जेल में बंद लोकनायक जयप्रकाश नारायण अपने साथी योगेंद्र शुक्ल के साथ भाग निकले। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना जिला। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर पी लॉरेंस के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था, जबकि बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग, वल्लभ भाई पटेल के पास गृह विभाग था। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 1 से, वन संवर्धन का अध्ययन सिल्वीकल्चर में किया जाता है। बी का मिलान हो जाएगा 2 से, सब्जियों की कृषि का अध्ययन ओलेरीकल्चर में किया जाता है। तथा सी का मिलान हो जाएगा 4 से, फलों की कृषि पोमोलॉजी में। तथा डी का मिलान हो जाएगा 3 से, जैतून का खेती ओलेरीकल्चर कहलाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों सही है। पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है, जो कि सही बात है। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसका संश्लेषण प्रयोगशाला में किया गया था और इसका संश्लेषण बोलर ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन सही है। थायरोक्सिन की कमी से मिक्सीडमा रोग होता है। थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन अपटू ग्रंथि से होता है
थायरोक्सिन की कमी से मिक्सिडमा तथा घेंगा रोग होता है। पैराथाइड हार्मोन का स्रावन रुधिर में कैल्शियम की मात्रा कम करने पर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है शारीरिक अंग और एक तरफ दिया गया है अस्थि का नाम। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलन हो जाएगा 2 से फीमर हड्डी जो कि जांग में पाई जाती है। बी का मिलन हो जाएगा 4 से पटेला घुटना में पाया जाता है। सी का मिलन हो जाएगा 1 से कार्पस हड्डी जो कि कलाई में पाई जाती है। डी का मिलन हो जाएगा 3 से मेलियस हड्डी कर्ण अस्थिया में पाई जाती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। एक तरफ दिया गया है आपका हार्मोन और एक तरफ दिया गया है ग्रंथि का नाम। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलन हो जाएगा 2 से मेडुला ग्रंथि का हो जाएगा एपिनेफ्रिन हार्मोन से। बी का मिलन हो जाएगा 3 से पड़ा अपटू ग्रंथि कैल्सिटोनिन हार्मोन से हो जाएगा। सी का मिलन हो जाएगा 4 से अंडाशय का रिलैक्सिन हार्मोन से तथा डी का मिलन हो जाएगा ए से पीस ग्रंथि का एसटीएच हार्मोन से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया गया है रोग और एक तरफ दिया गया है तत्व की कमी। तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, आम का लिटिल लीफ बोरॉन, जो कि गलत दिया गया है। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ते की कमी से होता है, न कि बोरॉन की कमी से। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। मैग्नीज की कमी से मटर में मांस रोग होता है, जस्ते की कमी से धान में खेरा रोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल गैस का अवयव नहीं है। जल गैस का अवयव नहीं है मीथेन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्गन गैस। अगला प्रश्न है, पाइलोरी ग्रंथियाँ पाई जाती है। पाइलोरी ग्रंथियाँ पाई जाती है अमाशय में। अगला प्रश्न है, लैंगरहैंस की द्वीपिका शरीर के किस अंग का भाग है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय का। अगला प्रश्न देखते हैं, सही सुमेलित कीजिए। आपको इसमें कूट का मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 1 से सबसे बड़ा आर्वत बीज वृक्ष यूकेलिप्टस है। बी का मिलान हो जाएगा 3 से सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है। सी का मिलान हो जाएगा 4 से जंगल की आग को ढाक करते हैं। डी का मिलान हो जाएगा 2 से सबसे बड़ी पत्ती होती है विक्टोरिया रिजिया की। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक कारणों से नहीं होता है। तो दोस्तों वह रोग है डिप्लोपिया, जो कि आनुवांशिक कारणों से नहीं होता है, जबकि वर्णधता तथा पटाउ सिंड्रोम यह दोनों आनुवांशिक रोग हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत कथन चुनिए। इसमें आपका असत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए में थायमिन बेस की जगह यूरेसिल आ जाता है, जो कि गलत दिया गया है। यूरेसिल बेस आरएनए में पाया जाता है, न कि डीएनए में। बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं। जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होते हैं। आरएनए केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चयन करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 एन 3 सही है। ट्राइनाइट्रोफिनोल को पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। आरडीएस को प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। जबकि एक कथन गलत है, डायनामाइट का आविष्कार आइंस्टीन ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, न कि आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, टमाटर कैरोटीन, जो कि गलत दिया गया है। टमाटर में लाइकोपीन नामक वर्णक प्राप्त होता है, जिसके कारण इसे इसका रंग मिलता है। कैरोटीन वर्णक गाजर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आरडीएस का एक नाम है। आरडीएस का अन्य नाम हो जाएगा प्लास्टिक विस्फोट, साइक्लोनाइट तथा हेक्सोजन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है,
निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछलियां हैं? इसमें आपका वास्तविक मछलियां हो जाएगी कैट फिश तथा डॉग फिश। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही है। कैट फिश, डॉग फिश, पाइप फिश, पैडल फिश, ग्लोब फिश एवं गोल्ड फिश वास्तविक मछलियों के उदाहरण हैं, जबकि जेली फिश, निडेरिया तथा सिल्वर फिश कीट वर्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रॉकेट प्रणोदक ईंधन और वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों वह गैस है साइनोजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, एंजाइम नाम किसके द्वारा दिया गया है? एंजाइम नाम दिया गया है विलियम कोहने के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति देता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता क्योंकि उस दाब के कारण पानी क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर से तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तो तब यानी कि जल स्तर नहीं बदलेगा, ऑप्शन नंबर डी। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर से तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब जल स्तर नहीं बदलेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है 3 तथा 4, जनसंख्या वृद्धि की निम्न दर तथा पूंजी निर्माण की उच्च दर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसी परिघटना जिसमें रोटीफोर मधुमक्खियां, कुछ छिपकलियां और पक्षी जैसे कुछ जीवों के मादा युग्मक निषेचन के बिना नए जीव सृजित करने के लिए विकसित होता है, उसे डैश कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है अनिषेक जनन, ऑप्शन नंबर ए। अनिषेक जनन को वर्जिन बर्थ भी कहा जाता है। इस प्रकार के जनन में मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीव सृजित करने के लिए विकसित हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव पूंजी में निवेश में परिणाम स्वरूप घटित होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 तथा 3 तथा 4। मानव पूंजी में निवेश के परिणाम स्वरूप घटित होता है कुशलता में विकास, आर्थिक विकास तथा उत्पादकता में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वह किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत हैं वह कहलाता है? तो दोस्तों वह कहलाता है लघु कृषक। वह किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है वह कहलाता है लघु कृषक। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया गया था? तो दोस्तों वह पंचवर्षीय योजना थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में फसल गहनता है लगभग 141.6%। कृषि मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में फसल गहनता है लगभग 141.6%। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि आय पर करारोपण करने की शक्ति किसे प्राप्त है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार को। अगला प्रश्न है, सही सुमेल की पहचान कीजिए। एक तरफ दिया गया है आपका कृषि क्रांति और एक तरफ दिया गया है संबंधित क्षेत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों सुमेलित नहीं है। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से, पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से, लाल क्रांति का संबंध है मांस या टमाटर उत्पादन से। अगला प्रश्न है, विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। अगला प्रश्न है, किसी तारे के जीवन चक्र की समाप्ति पर होने वाले विस्फोट को डैश कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुपरनोवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ है नदी और एक तरफ है शहर का नाम। तो दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी,
मैकेंजी स्पेन, जो कि गलत दिया गया है। डेन्यूब नदी का संबंध जर्मनी से है, राइन नदी का संबंध फ्रांस से है, जबकि मैकेंजी नदी का संबंध उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से है। यह नदी कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, कौन भारत को श्रीलंका से अलग करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाक जलडब्लू मध्य। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चिसपानी गोर्ज किसके द्वारा बनता है? चिसपानी गोर्ज बनता है कर्णाली नदी से, ऑप्शन नंबर ए। चिसपानी गोर्ज नेपाल में स्थित है, जो कर्णाली नदी द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में एलिबगे की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमांक मंडल में। हिमांक मंडल यानी कि क्रायोस्फीयर पृथ्वी की सतह पर ऐसे स्थान होते हैं जहां जल ठोस रूप में उपलब्ध होता है, जिसमें समुद्री बर्फ, झील का बर्फ, नदी का बर्फ, हिमाच्छादन, हिमनद बर्फ के टुकड़े, बर्फ की चादरें और जमी हुई भूमि शामिल है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 तथा 3 सही है। पश्चिमी घाट के बारे में, यह पूर्वी घाट से ऊंचा है, यह पश्चिमी दक्कन पठार के किनारे को चिन्हित करता है। अगला प्रश्न है, भारत की कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर से। भारत में कर्क रेखा जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वह राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम, जबकि मणिपुर से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। एक तरफ दिया गया है देश का नाम और एक तरफ दिया गया है प्रमुख प्राथमिक निर्यात। ए का मिलान हो जाएगा 3 से, चार्ट का पेट्रोलियम से, बी का मिलान हो जाएगा 2 से, यूरेनियम का नाइजर से, सी का मिलान हो जाएगा 4 से, कहवा या कॉफ़ी का रवांडा से, तथा डी का मिलान हो जाएगा 1 से, कपास का बेनिन से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है कोयला क्षेत्र और एक तरफ दिया गया है देश का नाम। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 4 से, डोनेटच कोयला क्षेत्र जो कि यूक्रेन में स्थित है। बी का मिलान हो जाएगा 3 से, कुजनेट्स कोयला क्षेत्र रूस में स्थित है। सी का मिलान हो जाएगा 2 से, लंकाशायर यूके में स्थित है, तथा सार कोयला क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एक गैल्वेनिक सेल में अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे डैश कहते हैं और इसका विभव विलयन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनोड का। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। एक तरफ दिया गया है आपका खनिज और एक तरफ दिया गया है उत्पादक क्षेत्र। ए का मिलान हो जाएगा 2 से, कारगंडा बेसिन कोयला क्षेत्र है। बी का मिलान हो जाएगा 3 से, सोन जोक्विन घाटी सोना का खनिज है। सी का मिलान हो जाएगा 4 से, किरबोई रोग जो कि लौह अयस्क का क्षेत्र है, तथा डी का मिलान हो जाएगा 1 से, हाई वेल्ड जो कि खनिज तेल क्षेत्र है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश को उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त तरंगे को। अवरक्त तरंगे को उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ट्विटर ने अपने लोगो को परिवर्तित करके क्या कर दिया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्स। अगला प्रश्न है, कड़ेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, यह पाई जाती है। तो दोस्तों यह पाई जाती है कश्मीर हिमालय में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांगर। अगला प्रश्न है, डैश तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एस तरंगे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, प्रावेणी और इंफ्रारेड तरंगे शामिल होती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय में। विद्युत चुंबकीय तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे
एक्सरे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, पराबैंगनी और इंफ्रारेड तरंगे शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, सारण सिंचाई नहर निकलती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी से। अगला प्रश्न है, डैश आयनों के स्वतंत्र प्रवासन नियम में कहा गया है कि इलेक्ट्रोलाइट की मोलरता चालकता को सीमित करने में इलेक्ट्रोलाइट के आयन और धनायन के व्यक्तिगत योगदान के लिए योग के रूप में दर्शाया जा सकता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलराउस के द्वारा। अगला प्रश्न है, खेतों के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चावल। अगला प्रश्न है, भारत में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थित राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद है नंबर महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के बाद नंबर है कर्नाटक का। अगला और अंतिम प्रश्न है, सती प्रथा को डैश की गवर्नर जनरलशिप के अधीन समाप्त किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। सती प्रथा को 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के अर्थक प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था। थैंक यू।